हैं आपसे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें तलाश नावल को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हाय, गुड मॉर्निंग। रीना जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, इसे लग रहा था शज़ीन ऑफिस चले गए, मगर शज़ीन को सामने देखकर इसके हाथ से टॉवल नीचे गिर चुका था। पर वो टॉवल पकड़ने के लिए सोफा से दुपट्टा पकड़ने के लिए आगे बढ़ी थी। आप ऑफिस नहीं गए? मैंने सोचा आज कल वाली रस्म पूरी कर दी जाए। कल वाला खाना तो पड़ा होगा ना। आंटी से बात हुई है मेरी, नाश्ता करके चलते हैं। शज़ीन ने इसे हैरान कर दिया था। अपने गले को दुपट्टे से कवर करके नीचे से टॉवल उठाने लगती है, जो शज़ीन पहले ही उठाकर इसे पकड़ाता है और फिर इस टॉवल को छोड़ता नहीं है। वो गुजरे हुए कल से मुझे एक गिला ये भी है कि मैं आपको जी बढ़कर नहीं देख सका साड़ी में। क्या आप आने वाले कल में पहनेंगी मेरे लिए? रीना के पास कोई जवाब नहीं था। कल रात के बाद इसका दिमाग इसे जिस मुनफी साइड पर ले जा रहा था, अब शज़ीन की बातें सुनकर इसका दिल इसे मस्बत साइड पर लाने की कोशिश कर रहा था। वो बेड पर रखी इस ट्रे को बार बार देख रही थी। रीना, अभी तो शुरुआत है। अभी से हम एक दूसरे से खफा होने लग जाएंगे तो मौका कैसे मिलेगा एक दूसरे को समझने में। मैं बॉल ट्राई करके, लेट मी। नो, मैं कर लूंगी। और वो कुछ कदम पीछे हुई थी, जिस पर शज़ीन कुछ कदम इसकी तरफ बढ़ा था। क्या हम भी अभी भी किसी पर्दे की गुंजाइश है रीना? शज़ीन, वो शर्मा गई थी और नजरें चुराकर शीशे के सामने खड़ी हुई थी। कदमों की आहट इसकी धड़कनों को और तेज कर रही थी। रीना, आप नाश्ता स्टार्ट कीजिए, मैं बस अभी आई। वो नजरें चुराकर चेंजिंग रूम में चली गई थी, जो इनके बेडरूम के साथ ही में अटैच था। शज़ीन इस जगह को देखता रह गया। क्या रीना अभी भी नाराज है मुझसे? अगर रीना की नेचर बाकी बीवियों की तरह टिपिकल हुई, बात पे बात लड़ने हवा होने वाली, तो कैसे सरवाइव करेगा ये रिश्ता? रीना के शर्माने को वो इसकी नाराजगी समझ गया था, और बस अगले आने वाले दिनों में वो एक ही बात पर परेशान भी रहना शुरू हो गया था, तब तक जब तक रीना ने खुद अपने मुंह से इजहार नहीं किया था। मैं खफा नहीं हूँ, मैं। और वो कहते कहते रुक गई थी, जब शज़ीन ने जूस का ग्लास इसकी जानिब किया, और वो फिर बात करते करते खामोश हो गई थी। शर्म के मारे इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी कह सके, यहाँ तक कि नजर उठाकर शज़ीन को देख सके। आपसे मैंने कहा भी था कि मैं गौहर आंटी को आपके साथ मिलने जाऊंगा। सुबह से नाश्ता बनाने गया हूँ, इतने घंटे बाद आप फिर वही हफा? रीना, मैं हफा नहीं हूँ, कितनी बार बताऊँ आपको? इसकी आवाज़ आखिर में धीमी हो गई थी। तो फिर क्यों आप पीछे हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं? क्योंकि ये मेरी पहली शादी है। ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी मेरे लिए नहीं है, ये हफा होना नहीं, ये। उफ, कितना मुश्किल है एक्सप्लेन करना आपको शज़ीन। और इसने शज़ीन के जूस वाले हाथ को पकड़कर अपनी तरफ किया था और एक सिप ले लिया था। अब खुश हैं आप? आपको यकीन आ गया है? और शज़ीन को अगली बात ने इसे और नर्वस कर दिया था। तो पहले बताना चाहिए था ना। आप ब्लश कर रही हैं, शर्मा रही हैं। और बाय द वे मोहतरमा, ये भी मेरी पहली ही शादी है। और दरमियान से ट्रे पीछे करके इसने रीना के दोनों हाथों अपने हाथों में लिए थे। और मेरे लिए भी ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। मैं भी कभी किसी के इतना करीब नहीं हुआ। मैं हराम रिश्तों को कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं लाया। हम। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश में थी और शज़ीन के देखने की तपश बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो और शज़ीन एक ही बात फिर से दोहराता है। हमारे दरमियान अब किसी पर्दे की गुंजाइश नहीं है रीना। मैं चाहता हूँ कि आप पर हर बात मुझसे शेयर करें, अपनी शर्म, अपनी झिझक, अपनी घबराहट भी। ओके? वो फिर चुप हो गई थी। इसकी तेज धड़कनें इस वक्त रुक गई थी जब शज़ीन ने इसके माथे पर अपना सर रखा था। यावर, मुझे कोई न्यूज़ क्यों नहीं मिल रही? अंकल, आप अचानक ऑफिस में? डैड देख लेंगे, तुम्हारे डैड से ही मिलने आया हूँ। व्हाट? प्लीज अंकल, अभी नहीं, अभी तो। वो बाजू से पकड़कर अपने ससुर को एक कॉर्नर पर ले गया था, जहाँ इसे कोई कंपनी के ड्राइवर से बात करते देख ना ले। रिलैक्स, मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। आप हाथ छोड़ो, मैं नहीं चाहता कि किसी को शक हो। वो शख्स बहुत रौब से अपना हाथ छुड़वाकर यमीन के कैबिन में चला गया था बिना नॉक किए, और यावर इसे देखता रह गया था इस वक्त। ना इसे घर में सुकून था और ना अब ऑफिस में। ज़ोफ़िया ने अलग से इसकी जान खाई हुई थी, जो इसे बार-बार मजबूर कर रही थी कि उसके डैड का काम खत्म करके वापस आ जाए। मुझे अब डिले नहीं करना चाहिए। डैड को वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जिस तरह वो अफसुर्दा हो गए हैं अपनी सो कॉल्ड बेटी की शादी देखकर। मेरी फैमिली में होने या ना होने से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। आखिरकार ये बिज़नेस मेरा ही तो है। एकजुट कुछ ख़ास नहीं कर लेगा। हाँ, मगर मेरी ज़िंदगी ज़रूर बन जाएगी ज़ोफ़िया के साथ। खुद को जस्टिफ़ाई करते हुए वो बोर्ड मीटिंग में चला गया था। यमीन, हमारी मीटिंग लेट हो गई है। सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंतजार कर गए हैं, तुम अब आ रहे हो? मगर यमीन साहब रूम में दाखिल होते ही शज़ीन की तरफ बढ़े थे और इसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ किया था और इसकी टाई ठीक करने लगे थे, जिस पर शज़ीन थोड़ा शर्मिंदा हुआ था। वो दरअसल मेर रीना की मोम को भी टाई ठीक से बांधनी नहीं आती थी। हा हा हा। और मैं इन्हें सिखाता रहता था। ये यकीनन मेरी बेटी ने बांधी है। और फिर उन्होंने शज़ीन को अपने गले से लगा लिया था। मैं अपनी बेटी को तो प्यार नहीं दे सकता, मगर शज़ीन, तुम्हें अपने करीब आकर लगता मेरी बच्ची मेरे पास है। वो बाप बेटे हैरान हो गए थे यमीन गुफ़ार को यूं जज्बाती होते देख।
میں ایکچولی پیمنٹ دینے گیا تھا وینیو کی. مجھے حیرانگی گوہر پر ہے. جب وہ قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی تو اتنی مہنگی ہوٹل سلیکٹ کیوں کیا اس نے؟ وہ ہوٹل مینیجر مجھے جانتا تھا تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا. ابھی دے کر آ رہا ہوں اس لیے لیٹ ہو گیا. سوری یار. اور وہ کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے تھے. آپ نے جو پیسے پے کیے ہیں مجھے بتا دیں, میں ٹرانسفر کر دوں گا. شہزادے نے غصے سے کہا تھا. نہیں بیٹا, میں کیوں لوں؟ رینا میری بھی بیٹی ہے. میں بس گوہر پر حیران ہوں. جب وہ میری دولت استعمال کر سکتی ہے تو مجھے میری بیٹی کی زندگی میں رہنے کی بھی اجازت دے. تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے یمین. تم رینا سے مل سکتے ہو. اب وہ ہماری بہو ہے. کیوں شہزین بیٹا؟ ڈیڈ. شہزادے نے اپنے فادر کو ایک نظر دیکھا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. ابھی آج ہی تو اس نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ رینا کی فیملی میٹر میں دخل اندازی نہیں کرے گا. پھر کیوں اور کیسے؟ رینا کی ماں نے کبھی مجھے وہ اہمیت نہیں دی بچیوں کے سامنے. مجھے تو لگتا ہے میں ایسے ہی مر جاؤں گا. انکل ایسی بات نہیں کریں. آپ آئیں کسی دن, بلکہ آپ کل ہی آئیں, اپنی فیملی کے ساتھ آئیں. رینا سے ملنے بات کیجیے. رینا پر آپ کا بھی حق ہے. اور شہزادے نے وہ کہہ دیا تھا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا. رینا بیٹا, رینا کی ماں کو پسند نہیں آئے گا. وہ نہیں چاہتی کہ میں ملوں اپنی بیٹی سے. گوہر آنٹی کچھ نہیں کہتی, آپ بے فکر ہیں. گوہر ہمارے فیملی معاملات میں عمل دخل نہیں کرنے گی یمین. شہزاد اور حیدر نے یقین دلایا تھا. سر, مجھے ہوٹل کے مینیجر کی کال آئی تھی. انہوں نے کنفرمیشن کرنی تھی. مجھے ابھی کوئی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں اور مجھے کوئی کال فارورڈ نہیں کی جائے. سر, مینیجر نے کہا ہے کہ وینیو آنر عابش یمین نے وہ پیمنٹ واپس آپ کے اکاؤنٹ میں بھجوانے کے آرڈر دی ہیں ایک مسٹیک کی وجہ سے. اور ایک دم سے یمین نے گاڑی کو بریک لگائی تھی. میں نے ان سے بات کی ہے. اگر آپ نہیں جا سکتے تو میں چلا جاتا ہوں. سر, میں جا رہا ہوں. فون بند کر کے اس نے واپس گاڑی ٹرن کی تھی. ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اس گرینڈ ہوٹل کے باہر کھڑا تھا. گاڑی پارکنگ میں لگا کر وہ جیسا ہی اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے حال میں موجود اس لڑکی پر پڑی جو سب کو انسٹرکشنز دے رہی تھی اور ڈانٹ رہی تھی. یہ غلطی کوئی چھوٹی غلطی ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ نے دوسرے ہال کا بل کسی اور کو بھیج دیا ہے. عابش میڈم, کمپیوٹر آپریٹر کی مائنر مسٹیک. یا رائٹ, مائنر مسٹیک. میڈم, وہ آگے ہیں جنہوں نے بل بھر دیا تھا. اور عابش نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا تھا. ایک پل کو وہ حیران ہوئی تھی, پھر اس کے چہرے پر وہی تاثرات چھا گئے تھے. ہائے, وی آر سوری سر. ہماری ٹیم کی وجہ سے آپ کو پیمنٹ فلفل کرنی پڑی. آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر کر دی گئی ہے. اگر آپ کو اور معاوضہ چاہیے تو ہم پے کر دیں گے. عابش کے اسسٹنٹ نے بریفنگ دی تھی جبکہ عابش خاموش اس شخص کو دیکھ رہی تھی. مجھے پیمنٹ واپس نہیں چاہیے. وہ میں نے یہ کوئی چیریٹی کیس نہیں ہے ریسپیکٹڈ سر. یہ وینیو آنر کی ویڈنگ کے لیے ریزرو تھا اور میری مدر نے آلریڈی پے آؤٹ کر دیا تھا. مجھے پیمنٹ واپس نہیں چاہیے. ہم بیچ چکے ہیں یہ ریسیپٹ سر. تھینک یو. ہیو اے گڈ ڈے. وہ اپنے والد کو شوق چھوڑ چکی تھی اور انہوں نے کال ملائی تھی اپنی پرسنل انویسٹیگیٹر کو. سر, وہ آرکیٹیکٹ ہیں. ان کی فرم گوہر نیاب ایوارڈ وننگ فرم ہے پاکستان کی. اور یہ وینیو کی کو آنر ان کی مدر مس گوہر ہیں. مسز یمین نے اسے ٹوک دیا تھا. مگر یہاں مسز نہیں ہے, وہ ڈائیورسٹڈ ہیں. جسٹ شٹ اپ. آئی ایم سو سوری سر. یمین نے فون بند کر دیا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا کسی کا. اور جب گاڑی اس کے گاڑی کے سامنے آ کر رکی تو ایک پل کو سانس لینا بھول گیا تھا. گوہر کو ویل ڈریس دیکھ کر جتنی گریسفلی وہ گاڑی سے نیچے اتری تھی. اسے معلوم تھا کہ اسے یمین غفار ضرور ملنے کا کہے گا. آفٹر آل یمین غفار اپنی ایک بیٹی سے ملے تھے, ٹھیک ویسے ہی جیسے گوہر نے چاہا تھا. گوہر, یہ تمہارے لیے. گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے پھولوں کا گلدستہ نکال کر دیا تھا. وائٹ روزز دیکھ کر گوہر نے یمین کو دیکھا تھا. مجھے معلوم ہے یہ پھول تمہیں پسند ہے گوہر. میں آج ایک بار پھر سے تمہیں واپس آنے کا کہنا چاہتا ہوں. اس بار کسی الگ گھر میں نہیں بلکہ اسی گھر میں جہاں سے تم گئی تھی. آپ کے کہنے کا مطلب ہے جہاں سے آپ نے نکال کر بھیجا تھا. اور کیا بات ہے یمین, اب اتنے سال کے بعد کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ وہ کانفیڈنٹلی یمین کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی. گوہر, میں تمہیں یا رینا کو نہیں اپنی باقی بچیوں کو بھی واپس گھر لے جانا چاہتا ہوں. تو اب بیٹیاں باعث شرمندگی نہیں ہیں یمین. یو نو واٹ. گوہر یمین کے بالکل قریب ہوئی تھی. ایک بار دھوکہ دینے والا شوہر بے شرم ہوتا ہے اور دوسری بار شوہر کے ہاتھوں بیوقوف بننے والی بیوی بے شرم ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے میں واپس آؤں گی؟ تم تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی گوہر. تم کہتی تھی میں اگر کسی شام واپس آؤں تو تم مجھے ویسے ہی اپناؤ گی. کیا ہو گیا اس محبت کو گوہر؟ گوہر کے قدم رکے تھے. بیٹیاں ہو گئی ہیں نایاب اور قیمتی بیٹیاں. آپ اب ان بیٹیوں کو نہیں, ان قابل لڑکیوں کو گھر لے جانا چاہتے ہیں کسی ٹرافی کی طرح. مگر میری بچیاں کوئی نمائش نہیں, کوئی اینٹک پیس نہیں ہے. اگر کبھی واپس لوٹی تو صرف آپ کی بیوی بن کر, بیٹیوں کی ماں بن کر نہیں, کیونکہ جب تک میں ان کی ماں ہوں آپ کی بیوی نہیں بن سکتی. تم اللہ سے گلہ کر رہی ہو؟ تمہیں تو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسے شہر سے بچا لیا جو تمہارے جسم کو داغدار کرنے والا تھا, تمہاری روح کو زخمی کرنے والا تھا, تمہارے اس وجود کو گائل کرنے والا تھا. تم کتنے سال کی ہوگی؟ رینا نے بنا کسی جذبات کو ظاہر کیے اس لڑکی سے پوچھا تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, جو بار بار خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. 20 سال. اللہ نے تمہیں اس شہر سے بچا لیا جو تمہارا شوہر نامدار تھا, اور اب تم خود سوزی کرنا چاہتی ہو. کیا ہو گیا؟ کیا ہوگا؟
इसकी दूसरी शादी नहीं होगी तुम्हारे मरने से। अगर तुम्हारा जनाजा भी इसके घर में पड़ा होगा वो तभी शादी करेगा। ये मर्द की फितरत होती है, इसने अगर ठान ली है तो वो कर गुजरेगा। वो औरत नहीं होता जो दिल से सोचे। मगर तुम बेवकूफ़ लड़की। और रीना पीछे हट गई थी। पीछे डॉक्टर्स भी कुछ कदम दूर हो गए थे रीना से। वो इस अस्पताल में, इस हेल्थ केयर में हिटलर आहिर किसी वजह से ही कहलाई जाती थी। मुझे तुम जैसी लड़कियों की समझ नहीं आती। एक रिश्ते में गुट गुट कर रहना, जुल्म बर्दाश्त करना, सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारना। पर यू नो व्हाट, गुट गुट कर जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक लम्हा सर उठाकर जियो। ये कायरों की तरह मर जाने से पहले इस आदमी के सामने सर उठाओ। अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर जियो, फिर चाहे मर जाना, मगर मरने से पहले ऐसे जियो कि तुम्हारी बेटी कभी सर ना झुका सके। दोनों इसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर सके, समझी तुम? और जैसे ही रूम से बाहर निकली, इस लड़की ने चीखें मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। मिस रीना, हाथ पांव खोल दो। मगर मिस रीना, अगर उन्होंने फिर कुछ करने की कोशिश की तो? वो बिल्कुल दरवाजे पर खड़े थे, ना अंदर ना बाहर। रीना ने एक नजर इस लड़की को देखा था जो गुड़ या पुकार हो रही थी, सिसकियां ले रही थी। अभी तक एक बीवी बनकर सोची थी, अब वो माँ बनकर सोचेगी। और इस लड़की ने हिलना छोड़ दिया था। वो रीना को देखती रह गई थी और वापस बेड पर गिर गई थी। अब इसके रोने की आवाजें थम गई थी। ये क्या था डॉक्टर मिसबा? ये था नहीं, ये थी डॉक्टर रीना। ये हेल्थ सेंटर मलिक के टॉप 3 में ऐसा ही नहीं आया हुआ। ये हेल्थ केयर सेंटर मुल्क के टॉप 3 में ऐसा ही नहीं आया हुआ। आबिश बेटा, सब ठीक है? बहुत जल्दी आ गई हो। गौर गड़ाती ही अपनी बेटी से पूछते, जो अकेली बेटी गुम थी अपनी सोचों में। जी जी माँ, सब ठीक है, बस आज कुछ खास नहीं था। आंखें साफ करते ही इसने जवाब दिया था। बेटा, तुम कुछ उदास लग रही हो, सब ठीक है? गौर पूछना चाहती थी, वो देखना चाहती थी अपनी बेटी का रिएक्शन। इन्हें काल तो मसूल हो गई थी यमीन साहब की आबिश से मुलाकात की, इसलिए वो जल्दी घर आ गई थी। नहीं, मैं ठीक हूँ मम्मा। गौहर ने कुछ और सवाल किए थे और जब इन्हें वो रिएक्ट नहीं मिला तो वो लिविंग रूम से बाहर जाने लगी थी। जब आबिश की बात ने इन्हें रोक दिया था। मैं आज मिली थी इनसे, डैड से। अगर आप ये पूछना चाहती हैं तो सुन लीजिए। और मैं ये भी जानती हूँ ये कन्फ्यूजन आपने क्रिएट की मामा। गौहर ने गहरा सांस भरा था और डोर हैंडल छोड़कर वो वापस बढ़ी थी आबिश की तरफ। बेटा, ये बहुत ज़रूरी है कि अब वो अपनी बेटियों से मिले। इन्हें मालूम हो जाए कि वो बेटियों का बोझ जो इन्होंने किसी रद्दी के ढेर की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया, अब वो बेटियां किसी मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। मामा, मैं जानती हूँ तुम मायूस हो मेरे ऐसा करने पर, मगर हाँ, मुझे तकलीफ पहुंची मामा। आप ही तो कहती थी कि शो ऑफ करने से इंसान अपने हिलाक से गिर जाता है। शायद मैं समझ ना सकूं, पर इतना समझ चुकी हूँ कि जो आप कर रही हैं वो कुछ सोच समझ कर ही कर रही होंगी। और घोर को भी तकलीफ हुई थी अपनी बेटी की बात सुनकर। वो भी ये सब करना नहीं चाहती थी, मगर अपनी बेटियों के मुकाम को शो ऑफ करना चाहती थी, वो यमीन गुफार के सामने भी और दुनिया के सामने भी। और क्या बेटा? मामा, डैड बिल्कुल नहीं बदले, बस बूढ़े हो गए हैं, सफ़ेद बाल आ गए हैं। आपको मालूम है, मुझे तो इनका चेहरा भूल सा गया था। वो और आबिश ने सर झुका लिया था। इसकी सिसकियां जैसे ही गौहर को सुनाई दी, उन्होंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया था। श्श, मेरी बच्ची, बस। इस सब के बाद क्या होगा? वो हमें अपनाने वाले नहीं है, इतने सालों में देख चुके हैं मामा। हम अब इनके रहमो करम पर नहीं है मेरी बच्ची, मगर ज़रूर अपनी बेटियों को अपनाने के लिए हाथ फैलाएंगे। जिन बेटियों को वो बोझ समझते रहे, इन्हीं बच्चियों के प्यार को वो तरसेंगे। इन्हें एहसास ज़रूर होगा आबिश, और जब एहसास होगा तो कुछ नहीं होगा, ना वो बेटियां, ना वो बोझ।